गायत्री कॉलेज सांचौर के ऑनलाइन क्लास में आप सभी विद्यार्थियों का स्वागत है। प्रिय विद्यार्थियों नमस्कार। बीए प्रथम वर्ष राजनीति विज्ञान विषय में हम हमारे भारतीय राज्य व्यवस्था से संबंधित चुनाव आयोग तथा मतदान व्यवहार के संबंध में समझ रहे हैं, पढ़ रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है हमारे देश की जो निर्वाचन पद्धति है उसमें जो विभिन्न प्रकार के दोष हैं, दोषों के संबंध में आज हम पूरा प्रकाश डालेंगे, समझेंगे कि किस प्रकार से हमारी निर्वाचन पद्धति में, चुनाव पद्धति में जब चुनाव होते हैं तो हमें किन किन प्रकार की समस्याओं का सामना करना पड़ता है और इन चुनौतियों के माध्यम से किस प्रकार से हमारी व्यवस्था, हमारी संवैधानिक व्यवस्था के जो की हुई है उसके विपरीत असर पड़ता है। एक एक करके हम सभी पॉइंट वाइज का डिस्कशन करेंगे और समझेंगे। सबसे पहले जो पहला दोष है वो ये है, या दोष या त्रुटि कह सकते हैं, कि राजनीतिक दलों को प्राप्त जन समर्थन। देखो आप सभी को पता है कि हमारे देश में बहुदलीय व्यवस्था है, द्विदलीय एक दलीय व्यवस्था नहीं है, बहुदलीय व्यवस्था है। इसलिए जो भी राजनीतिक दल है उनको जो समर्थन प्राप्त होता है, जन समर्थन जो प्राप्त होता है, तथा जो स्थान है, स्थानों के अनुपात में बहुत बड़ा गंभीर अंतर विद्यमान रहता है। कैसे रहता है समझिए। सिंपल सी बात है, देखिए भारत में साधारण बहुमत की जो निर्वाचन पद्धति अपनाई हुई है, साधारण बहुमत कहने का मतलब आप लोकसभा और विधानसभा की बात करेंगे तो मैं आपको पिछली कक्षा में बताया था कि इसमें सबसे ज़्यादा मत प्राप्त करने वाला उम्मीदवार विजयी घोषित होता है, वो विजयी हो जाता है अर्थात वो जीता हुआ माना जाता है, भले ही वो एक मत से क्यों नहीं जीता हो। समझे आप, जिसने सबसे ज़्यादा मत हासिल किए हैं वो जीता हुआ माना जाएगा। ठीक है, तो ये जो साधारण बहुमत की जो निर्वाचन पद्धति अपनाई हुई है उसके अंदर क्या होता है, प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्र से वह उम्मीदवार जो निर्वाचित घोषित होता है जिससे सबसे अधिक मत मिले हो, चाहे विरोधी अथवा पराजित उम्मीदवारों को मिले मतों के योग उस प्राप्त मतों से कितने अधिक क्यों न हो, इसके परिणाम स्वरूप बहुधा उस दल को सरकार बनाने का अवसर मिल जाता है जिससे देश के बहुमत का समर्थन प्राप्त नहीं है। छोटे दलों को उन्हें प्राप्त जन समर्थन की तुलना में बहुत ही कम स्थान प्राप्त होते हैं। आप देखेंगे कि इस बहुदलीय व्यवस्था के अंतर्गत खूब सारे दल मिलते हैं। अब ये जो वे उम्मीदवार खड़े करते हैं और जो जिस प्रकार से चुनाव लड़ते हैं, अब होता ये है कि जो जीता वो कैंडिडेट है उसके मत एक तरफ रखिए और शेष जो दल हैं उस चुनाव में जो पीछे रह गए, जो जीते हुए कैंडिडेट से पीछे रह गए, अब इन सब के कुल मतों का योग करें तो जीते हुए कैंडिडेट की कुछ भी मत नहीं है उसके सामने, लेकिन विजय तो वही होगा। इसलिए ये बहुत बड़ी भ्रामक स्थिति बनती है कि एक कुछ मत प्राप्त किया हुआ संपूर्ण मत पर कैसे ये अपना किस आधार पर माना कि सभी लोगों की सहमति है इस चुनाव में कि हाँ सभी लोगों ने मिलकर इसको जिताया। कहने का तात्पर्य जैसे जो भी हमारे मतदाता हैं आमतौर पे समझ सकते हैं कि 60 से 70% तक मतदान होता है, तो 30 से 40% लोगों ने वैसे वोट नहीं दिया। अब इस माना कि 70% जो मतदान हुआ है उसमें से सबसे ज़्यादा प्राप्त किए हैं 30% वाले ने, और शेष जो भी हैं वो कोई 28 पे, कोई 25 पे, कोई 20 पे, कोई 15 पे, ऐसे करके ये 70% कंप्लीट हुआ। तो सोचो कि 100% जनसंख्या वाले क्षेत्र में 30% वाला उम्मीदवार जीता हुआ 100 का प्रतिनिधित्व कर रहा है, तो क्या ये सही है? ये हमारे लिए बहुत बड़ा एक विचारणीय प्रश्न पैदा होता है। इसलिए साधारण बहुमत की पद्धति के समर्थन में मतलब इसके संबंध में काफ़ी कुछ कई बार विवाद होते हैं कि यह एक प्रकार से असंगत है, इतने बड़े लोकतांत्रिक देश के लिए व्यवस्था उपयुक्त नहीं है, इसमें कुछ बदलाव किया जाए, कैसे क्या इसके संबंध में बहुत बड़ा रहता है। दूसरा, कई बार ऐसे होते हैं कि छोटे मोटे दल जिनका कोई राष्ट्रीय स्तर पर, राज्य स्तर पर बहुत बड़ा प्रभाव नहीं है, तो ऐसे
ऐसे दल, छोटे छोटे दल मिलकर एक मिलीजुली सरकारों के रूप में, या छोटे छोटे दल हैं उनको बहुत कम स्थान प्राप्त होते हैं। ये भी एक प्रकार से अपने क्षेत्रीय और संकीर्ण स्वार्थों के तले ये भी हमारे लिए एक प्रकार के मतलब राष्ट्र की एकता, अखंडता में बहुत बड़ा एक नुकसान पहुँचाने का कभी कभी काम करते हैं। ठीक है, आप देखेंगे कि हमारे देश के लोकसभा के लगभग अभी 17 लोकसभा चुनाव हो चुके हैं, लेकिन उनमें से किसी भी दल को 50% मत प्राप्त नहीं कर सके। आप देखेंगे कि कांग्रेस को भले ही अपवाद के स्वरूप में 1984 में इंदिरा गांधी की मौत के बाद में एक सिंपैथी, एक सहानुभूति के तौर पे उनको 80% मत प्राप्त किए थे। ठीक है, तो ध्यान रखना 80% स्थान प्राप्त किए थे, मत नहीं, स्थान प्राप्त किए थे। फिर भी वो उनकी जो सफलता थी उन स्थानों में से कुल मतदान की वो भी 49.5% थी, 50 तो वो भी क्रॉस नहीं कर पाई। इसलिए बहुत बड़ी विसंगति देखी जाती है। आप देखेंगे कि जनता पार्टी की सरकार थी, उसमें भी मतदाताओं ने 18.54%, जनता दल एस जो लोक दल था 9.43% मत प्राप्त किए। ठीक है, तो ये बहुत बड़ी समस्या बनकर हमारे सामने रहती है। तो क्या इस लोकतांत्रिक व्यवस्था के अंतर्गत इस व्यवस्था को हम एक प्रकार से न्यायपूर्ण कह सकते हैं? इस व्यवस्था को न्यायपूर्ण कह सकते हैं या नहीं कह सकते, ये हमारे लिए बहुत बड़ा प्रश्न है। अतः निर्वाचन प्रणाली की इस असंगति को दूर करने के लिए कई प्रकार के सुझाव दिए जाते हैं। कहा यह जाता है कि आनुपातिक प्रतिनिधित्व की जो सूची प्रणाली है अर्थात लिस्ट सिस्टम है, इसको अपनाया जाना चाहिए। देखिए, प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष। अप्रत्यक्ष में एक पद्धति होती है आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली, और इस आनुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में अपन को कई प्रकार की और भी उप पद्धतियाँ मिलती हैं, जैसे एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सूची प्रणाली, वैकल्पिक, व्यावसायिक, कई प्रकार उसमें भी लिस्ट में मतलब वो अलग अलग उप पद्धतियाँ मिलती हैं। तो उसमें से एक है सूची पद्धति। अब ये कहते हैं, ये सुझाव दिया जाता है कि भाई जो सूची पद्धति उसको अपनाया जाना चाहिए, लेकिन कुछ अन्य पक्ष ये कहते हैं कि इस विसंगति को दूर करने के लिए द्वितीय मतपत्र योजना अर्थात सेकंड बैलेट सिस्टम अपनाने पर सुझाव दिया जाना चाहिए। सेकंड बैलेट पेपर वाली जो पद्धति है उसको अपनाया जाना चाहिए। परंतु अब समस्या ये है कि इन सुझावों को स्वीकार करने पर अनेक कठिनाइयां हैं। सूची प्रणाली या आनुपातिक प्रतिनिधित्व का अन्य कोई एक जटिल पद्धति है, भारतीय मतदाता इसका उचित प्रयोग कर सकेंगे, इसमें बहुत बड़ा संदेह है। क्योंकि आज भी हमारी जनसंख्या, आज भी ग्रामीण क्षेत्रों में जब देखें तो सही ढंग से एक बैलेट पेपर, एक जो इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन है उस पर भी प्रॉपर ढंग से वो आज भी मतदान नहीं कर सकते हैं। तो सोचो आप, अगर इन प्रकार की जो जटिल पद्धतियां हैं, सूची प्रणाली हैं या सेकंड बैलेट पेपर सिस्टम है, अगर इनको अपनाया जाए तो लोगों को तो मतदान करना भी बड़ी मुश्किल हो सकता है, उनको समझ भी नहीं आ पाएगा कि हमें किस प्रकार से ये मतदान करना है। इसलिए बहुत बड़ा ये संदेह है कि क्या इस व्यवस्था को लागू करें तो प्रॉपर ढंग से काम कर पाएगी या नहीं कर पाएगी। ठीक है, दूसरा आप देखेंगे कि वर्तमान में लगभग 2500 के आसपास पंजीकृत राजनीतिक दल हैं। आनुपातिक प्रतिनिधित्व के किसी भी रूप को अपनाने में छोटे छोटे राजनीतिक दल और भी बढ़ेंगे। ठीक है, और ज़्यादा राजनीतिक दल बढ़ना, इसका परिणाम किसमें होता है? राजनीतिक अस्थिरता होती है। राजनीतिक अस्थिरता बन जाती है ज़्यादा राजनीतिक दल होने से। इसलिए उपयुक्त त्रुटि का उपचार केवल ये हो सकता है कि चुनाव प्रणाली में कोई परिवर्तन नहीं करें, बल्कि राजनीतिक दलों की सुसंगत व्यवस्था अपनाकर राजनीतिक ध्रुवीकरण की या विचारधारा पर आधारित 3 या अधिकतम 4 राजनीतिक दलों को दिशा में आगे बढ़ना है। कहने का तात्पर्य, अगर हम इन जटिल पद्धतियों का समावेश न करें तो फिर भी हमारे देश में जिस प्रकार से अपन देखते हैं कि चुनाव होते हैं तो कई सारे ऐसे राजनीतिक दल आविर्भाव में आ जाते हैं। तो राजनीतिक दलों की संख्या पर नियंत्रण करें और ऐसे 3-4 ही ऐसे राजनीतिक दल हो जो इस दिशा में आगे बढ़ सकते हैं। आप देखेंगे कि 1996 से 99 में राजनीतिक दल अस्थिरता के कारण ये सुझाव दिया जा रहा था, और अन्य बातों की दृष्टि से भी ये सुझाव महत्वपूर्ण है कि 10% से कम मत प्राप्त करने वाले राजनीतिक दलों को चुनाव लड़ने के अधिकार से वंचित कर दिया जाना चाहिए। क्योंकि अपन देखते हैं कि लगभग 89 के बाद भारत में एक मिलीजुली सरकारों का दौर आरंभ हुआ। किसी भी दल को लगभग ये समझे कि 2014 तक किसी भी दल को पूर्ण बहुमत तो मिला ही नहीं। खिचड़ी सरकार, मिलीजुली सरकार, गठबंधन सरकार, कोalition गवर्नमेंट बनती रही, बिगड़ती रही, टूटती रही, चलती रही। जब ये दौर चला रहा था तो कुछ राजनीतिक दल मतलब हमारे जो इसके संबंध में सुधारक थे तो उन्होंने स्पष्ट कहा कि अगर किसी भी दल को 10% से कम मत मिले तो उसको फिर आगे चुनाव लड़ने का अधिकार से उसको वंचित कर देना चाहिए।
फालतू बेवजह एक देश पर वित्तीय बोझ बनते हैं, भार बनते हैं और राजनीतिक अस्थिरता बढ़ाने का काम करते हैं। इसलिए ये कदम छोटे दलों को उनसे मिलते जुलते बड़े दलों में मिलने के लिए प्रेरित करेगा और इससे राजनीतिक दलों की संख्या को कम करने में मदद मिल सकती है। इसलिए बहुत बड़ी समस्या है कि जो भी राजनीतिक दल है उनको जो जन समर्थन मिलता है और जो स्थान होते हैं उनके अनुपात में बहुत बड़ा गंभीर अंतर हमें दिखाई देता है। ये एक हमें दोष के रूप में समझना चाहिए। दूसरी बात की जाती है कि चुनाव में जो धन की बढ़ती भूमिका, आप देखेंगे कि जब चुनाव होते हैं तो भयंकर रूप से आंख बंद करके धन खर्च किया जाता है। अब समस्या ये हो गई है कि एक गरीब व्यक्ति, आम व्यक्ति तो चुनाव लड़ ही नहीं सकता। चुनाव वो ही लड़ सकता है जो धन धान्य से संपन्न हो, जिसके पास खूब सारा पैसा है, बाहुबली है, वही चुनाव लड़ सकता है। तो फिर हम कहते हैं कि लोकतंत्र सबका अधिकार है, चुनाव लड़िए, सब कुछ करिए। कैसे संभव हो पाएगा? आप देखेंगे अब चुनाव लड़ना आम व्यक्ति की तो बस की बात नहीं है। तो किस प्रकार से ये धन का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, आप देखिए। चुनाव में एक अत्यधिक गंभीर दोष एक है धन की बढ़ती भूमिका। हमारे कानून निर्माता इस दोष के प्रति सचेत थे। इसी कारण उनके द्वारा चुनाव में उम्मीदवार द्वारा किए जाने वाले व्यय की सीमा निश्चित की गई। ये सबको पता था कि धन एक ऐसी समस्या बनकर उभरेगा हमारे चुनाव प्रणाली में, जिसको अभी से नियंत्रित नहीं किया तो आगे आने वाले समय में बहुत बड़ा विकराल रूप ले सकता है। तो इसी बचने के लिए क्या किया कि उम्मीदवार के द्वारा जो भी धन खर्च किया जाएगा, चुनाव में व्यय किया जाएगा, उसकी एक सीमा, एक बाउंड्री लाइन निर्धारित कर दी गई। मुद्रा प्रसार तथा राजनीतिक वास्तविकताओं को दृष्टि में रखते हुए चुनाव खर्च की सीमा समय समय पर बढ़ाया गया। आप देखेंगे कि जिस प्रकार से समय परिवर्तित होता है, महंगाई बढ़ती है, उसी के दौर में इसको भी समय के साथ चुनाव खर्च की जो एक लिमिट है उसको भी इंक्रीज किया गया समय के साथ साथ। 2014 में ये तय किया गया कि बड़े संसदीय क्षेत्रों में चुनाव खर्च की सीमा 70 लाख और विधानसभा क्षेत्रों की 28 लाख होगी। जो भी लोकसभा क्षेत्र हैं, बड़े संसदीय क्षेत्र हैं, वहाँ पर 70 लाख और विधानसभा क्षेत्र की कितनी 28 लाख सीमा होगी। चुनाव में भाग लेने वाले उम्मीदवार के लिए आवश्यक है कि निर्वाचन परिणाम की घोषणा के 30 दिन के भीतर चुनाव का हिस्सा पूरी तरह से संबंधित अधिकारियों को सौंपे। कहने का तात्पर्य जो चुनाव खत्म हुए, चुनाव खत्म होने के तुरंत बाद 1 महीने के भीतर अपना जो भी चुनाव खर्च है, चुनाव व्यय है, उसको जो भी जिला निर्वाचन अधिकारी हैं, संबंधित अधिकारी हैं, उसको अपना पूरा ब्यौरा प्रस्तुत करें। ठीक है। अब इस प्रकार कानून में चुनाव खर्च की सीमा विद्यमान है। ठीक है कि भाई 70 लाख और विधानसभा में 28 लाख, ये पूरी सीमा बना रखी। लेकिन व्यवहारिक राजनीति में इसका कोई अस्तित्व नहीं है। आप सोचेंगे विधानसभा के जो चुनाव होते हैं 28 लाख खर्च करते हैं, या जो लोकसभा के चुनाव होते हैं 70 लाख खर्च करते हैं। ये तो सिर्फ दिखाने की है, वास्तविकता तो कई करोड़ों में जबरदस्त तरीके से वहां पर इस प्रकार का चुनाव खर्च किया जाता है। आप देखिए कि जब भी चुनाव होते हैं तब धन का इतना प्रबल तरीके से खर्च किया जाना बहुत बड़ी एक अराजकता जैसी स्थिति उत्पन्न होती है, दिखाई देती है। आप देखेंगे एक अनुमान है कि 2009 के जो लोकसभा चुनाव हुए उसमें उम्मीदवारों पे जो न्यूनतम 80 लाख रुपए की धनराशि खर्च की थी, उसमें कुछ उम्मीदवारों द्वारा लोकसभा चुनाव में 2 करोड़ से भी अधिक धनराशि खर्च की गई। सूत्र तो ऐसा बताते हैं कि 2011 संपन्न तमिलनाडु और बिहार के जो राज्यों के विधानसभा चुनाव हुए और 2012 में उत्तर प्रदेश पंजाब विधानसभा चुनाव में 100 से अधिक उम्मीदवारों ने 50 लाख से 1 करोड़ से भी अधिक धनराशि खर्च की। पंजाब विधानसभा के चुनाव में 100 से अधिक उम्मीदवारों ने 1 करोड़ से अधिक धनराशि खर्च की। सेंटर फॉर मीडिया स्टडीज की रिपोर्ट के अनुसार 2014 के लोकसभा चुनाव में 20,000 करोड़ से लेकर 25,000 करोड़ के बीच खर्चा हुआ। इस स्थिति आर्थिक क्षेत्र और राजनीतिक क्षेत्र दोनों में अनेक दोषों को जन्म देकर समस्त व्यवस्था को विकृत करने वाली है। चुनाव में धन की निरंतर बढ़ती हुई भूमिका के कारण काला धन और भ्रष्ट राजनीति के एक दूसरे के साथ जुड़ गए हैं। वस्तुतः चुनाव में धन की शक्ति को नियंत्रित करना बहुत ही आवश्यक हो गया है, नहीं तो ये केवल सपना ही रह जाएगा। एक आम व्यक्ति भी कभी चुनाव लड़ सकता है। धन बल का, बाहुबल का तीव्र गति से हमारे चुनाव व्यवस्था में ये बढ़ता जा रहा है। जिस प्रकार से हमारे चुनाव आयोग ने जो एक परिधि बांधी हुई है उसका सब उल्लंघन करते हैं। जो निर्धारित राशि है उसका कई गुना
जोड़कर खर्च किया जाता है, जबकि दिखाया नहीं जाता है। चुनाव प्रणाली में आने जाने में यहाँ तक कि कई समस्याएं अपन की ऐसे भी देखने को मिलती हैं कि मतदाताओं को खरीदा जाता है, पैसे फेंके जाते हैं, जितने उम्मीदवार उतने पैसे। तो ये हमारी चुनाव व्यवस्था के लिए बहुत बड़ी एक समस्या है, एक चुनौती है। इसका निराकरण करना भी हमें बेहद जरूरी है। तो इसके लिए कुछ सुझाव दिए जाते हैं। पहला सुझाव ये है कि राजनीतिक दलों के जो भी आय व्यय है उसका पूरा तरीके से ऑडिट की जाए, उसकी विधिवत तरीके से जांच की जाए, तब जाके ये पता चलेगा कि राजनीतिक दलों का जो भी चंदा आता है, फंड आता है, कितना है, कहाँ से आया है। क्योंकि कई बार ऐसा होता है जब चुनाव होते हैं तो बड़ी बड़ी मल्टीनेशनल कंपनीज हैं, कॉरपोरेट जगत से बहुत बड़ी फंडिंग होती है, और जब ये सत्ता में आते हैं तो यही कंपनियां उनसे वसूल भी करती है। तो ये जो फंडिंग होती है कि, और दूसरा क्या है, राजनीतिक दलों को जो भी चंदा प्राप्त होता है वो इनकम टैक्स से उनको राहत मिली हुई है, उनको टैक्सेस का भुगतान नहीं करना पड़ता है। इसलिए सबसे बड़ी चीज़ ये है कि इनका प्रतिवर्ष मुख्य चुनाव आयोग द्वारा एक निश्चित किए गए लेखा परीक्षक ऑडिटर के द्वारा पूरी तरह से इनके हिसाब किताब का जांच करें, देखें कि वास्तव में इनके द्वारा जो भी फंडिंग है, इनके पास जो भी पैसा है वास्तव में कितना है और कहाँ कहाँ पर किस किस प्रकार से खर्च कर रहे हैं, जिसमें आय के स्रोत और मद के पूरे विवरण का पूरा पता लगाएं। तथा राजनीतिक दल द्वारा इस समय बरती गई किसी प्रकार की अनियमितता और लापरवाही है तो चुनाव आयोग उसके संबंध में अपना पूरा कड़ा दृष्टिकोण अपनाए, ताकि पता चले कि इस प्रकार का वो एक जो काला धन है उसको किस प्रकार से ये अनियमितता या लापरवाही बरत रहा है, उसके खिलाफ कड़ा से कड़ा कदम उठाया जाना चाहिए, ये भी प्रॉपर ढंग से हो। दूसरा सुझाव ये दिया जा सकता है कि संसद और राज्य विधानसभाओं के लिए एक साथ चुनाव व्यवस्था करवाएं। आप देखेंगे कि हमारे भारत में राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति, संसद, लोकसभा, राज्यसभा, फिर आप देखेंगे राज्यों की विधानसभा, कुछ राज्यों की विधान परिषदें, स्थानीय निकाय, मतलब ऐसा लगता है 5 साल के कार्यकाल में हमेशा चुनाव ही होते रहते, एक गया दूसरा तैयार, दूसरा आया तीसरा तैयार। तो इससे क्या होता है कि एक तो हमारा सरकार का पूरा ध्यान उसकी तरफ आकर्षित हो जाता है, वो ज़्यादा से ज़्यादा सत्ता पक्ष अपने फेवर में, अपने सत्ता से संबंधित ही अपने उस राजनीतिक दल को जिताना चाहते हैं। तो जो ध्यान विकास पे होना चाहिए उनका ध्यान केंद्रित वोट प्राप्त करने के उसकी तरफ चला जाता है। सरकार पर अनावश्यक वित्तीय बोझ बढ़ता है तथा सरकार के कई संसाधन खर्च होते हैं। तो एक प्रकार ये सुझाव दिया जाता है कि क्यों ना हमारे देश में लोकसभा और विधानसभा, सभी राज्यों के विधानसभा और लोकसभा के चुनाव एक साथ ही क्यों न करवाए जाए। एक साथ होने से काफ़ी खर्च कम हो जाएगा और जो फिर 5 साल तक आसानी से सरकार चलाएं और हमारे देश के लोक कल्याणकारी सपनों को पूरा करें। तो ये सुझाव दिया जाता है कि संसदीय व्यवस्था में सरकार का कार्यकाल निश्चित तो होता नहीं है। आज केंद्र राज्य स्तर पर राजनीतिक अस्थायित्व का जो वातावरण बना हुआ है उसके अंतर्गत ये तो संभव नहीं है कि लोकसभा, राज्य विधानसभा के चुनाव होने वाले उसके साथ साथ हो। लेकिन इस संबंध में शासन और सभी राजनीतिक दल द्वारा प्रयत्न अवश्य किए जाने चाहिए। इस संबंध में संविधान और कानून में आवश्यक संशोधन करके इस व्यवस्था को अपनाया जा सकता है। लोकसभा चुनाव के साथ उन सभी राज्यों की विधानसभा के चुनाव अनिवार्य रूप से होंगे जिन विधानसभा में 4 वर्ष का कार्यकाल पूरा कर लिया है। तो लोकसभा के चुनाव के समय जिन राज्यों में राष्ट्रीय शासन की स्थिति है, कहने के तात्पर्य जहाँ ऐसी अस्थिरता तो है कि ये माना कि लगभग 4 साल का कार्यकाल हो चुका है या राष्ट्रीय शासन लागू है, ऐसा कुछ समस्या है तो उसको लोकसभा चुनाव के साथ साथ संपन्न करवाने। लेकिन इस प्रकार से व्यवस्था हो कि राजनीतिक दल, हमारे सत्ता पक्ष भी इस पर गहनता से विचार विमर्श करें कि इसके संबंध में कोई उपयुक्त आवश्यक कदम उठाकर देश का एक बहुत बड़ा संसाधन, देश का धन बचाया जा सके और इस प्रकार के एक साथ होने से जो राजनीतिक अस्थिरता है वो भी काफ़ी हद तक नियंत्रित की जा सकती है। तो ये एक प्रकार का सुझाव दिया जाता है। तीसरा ये सुझाव दिया जाता है कि चुनाव खर्च का जो भार है वो पूर्णतः या आंशिक रूप से राज्य सरकार द्वारा वहन किया जाए। मतलब जब भी चुनाव में जो भी प्रचार सामग्री है, डीजल पेट्रोल है या और भी जो भी आवागमन के लिए या जो भी मीटिंग व्यवस्था के लिए, सम्मेलन के लिए जो भी व्यवस्था है, उसका खर्च जो भी चुनाव में होता है या तो पूर्ण रूप से या आंशिक रूप से राज्य सरकार खर्च करे, व्यक्ति के जो भी उम्मीदवार है वो कोई खर्च नहीं करे। तो इस संबंध में ये सुझाव दिया जाता है कि चुनाव खर्च का पूर्णतः भार या आंशिक रूप से राज्य सरकार द्वारा
द्वारा वहन किया जाए। एक कमेटी थी 1999 में, इंद्रजीत गुप्ता या इंद्रजीत गुप्त भी कह सकते उसको। इस समिति ने अपनी रिपोर्ट में इस सिफारिश दी थी कि राजनीतिक दलों और उम्मीदवारों द्वारा किए जाने वाले वैध चुनाव का खर्च बोझ है वो धीरे धीरे राज्य द्वारा अपने ऊपर ले लिया जाना चाहिए। अब इस रिपोर्ट को संवैधानिक दृष्टि से न्यायोचित बतलाया, लेकिन सरकार ने सैद्धांतिक रूप से कुछ हद तक स्वीकार भी किया है। वर्तमान में विश्व के कुछ देश है जैसे स्वीडन है, जर्मनी है, ब्रिटेन है, जहाँ पर पूरा चुनावी खर्च किसके द्वारा वहन किया जाता है, राज्य के द्वारा वहन किया जाता है। इसलिए भारतीय परिस्थितियों में राज्य द्वारा खर्च की समस्त भार अपने ऊपर लेना अव्यावहारिक हो सकता है, लेकिन रजनी कोठारी इस सुझाव को स्वीकार करते हैं। कहते हैं कि शासन के द्वारा दलों को शामियाने, दरी, जीप, पोस्टर छपवाने की धनराशि आदि मूल सुविधा दी जानी चाहिए, जिससे चुनाव समान शक्तियों के बीच एक खेल न बन सके और चुनाव में धन की भूमिका को काफ़ी कम किया जा सकता है। इसलिए रजनी कोठारी का ये इसके सामने मत था। शासन के द्वारा सभी दलों के लिए चुनाव व्यवस्था की व्यवस्था करना, मतदाताओं को पर्ची बांटने का कार्य, उन्हें चुनाव स्थल तक पहुंचाने का कार्य भी अपने हाथ में लिया जा सकता है, जो काफ़ी हद तक लिया भी जा चुका है। इस संबंध में व्यवस्था की जा सकती है। मतदाताओं को निश्चित प्रतिशत मत प्राप्त करने या कुछ अन्य शर्तों को पूरा करने वाले राजनीतिक दलों को ही शासन में सहायता प्राप्त होगी। तो ये पूरी इस प्रकार के समर में काफ़ी कुछ सुधार इंप्रूवमेंट हो रहा है, पूरी तरह से नहीं, लेकिन आंशिक रूप से काफ़ी कुछ सरकार के द्वारा सहायता भी की जा सकती है।